हेलो एवरीवन। आई होप आप सही फिट एंड फाइन होंगे। तो जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 9th में पढ़ते हैं और साइंस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर 5 है और चैप्टर का नेम है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, तो जल्दी से जितने भी बच्चे हैं जुड़ते जाइए और मैं अपना आगे ये वीडियो कंटिन्यू करूँ। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन इसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए सारे बच्चे। तो सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। ठीक है, और जो कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, सेल का मतलब क्या है? सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है, कोशिका हमारे जीवन का क्या है? आधार है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी जो कोशिका होती है कुछ इस तरह से अंदर से दिखाई देती है। ठीक है, जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया और उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से पाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका खोज का इतिहास, मतलब कि हमारी जो कोशिका की खोज किस तरह से हुई। ठीक है, ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या देखा? 1665 में कार्क की कोशिकाओं में देखा। कार्क की कोशिकाओं में जब इन्होंने देखा तो इन्होंने सेल की खोज की 1665 में। ठीक है, इसके बाद 1674 में ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। ठीक है, यदि पूछा जाए जीवित कोशिकाओं का पता किसने लगाया तो आप बताएंगे ल्यूवेनहॉक ने पता लगाया। और यदि पूछा जाएगा मृत कोशिकाओं का पता किसने लगाया, मतलब कॉर्क में किसने देखा, तो हम लोग बताएंगे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब क्या है? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यदि पूछा जाए कि केंद्रक की खोज किसने करी थी तो हम लोग क्या बताएंगे? रॉबर्ट ब्राउन ने। इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, अब कौन है? जे.ई. पुरोकंज या पुरकिंजे। इन्होंने जीव द्रव नाम की खोज की थी। किस नाम की? जीव द्रव। ये क्या होता है? ये कोशिका के अंदर एक लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? जैविक पदार्थ होता है। ठीक है, जो जैविक लिक्विड फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव। यदि पूछ दिया जाए कि जीव द्रव की खोज किसने करी थी तो हम लोग बताएंगे पुरकिंजे ने की थी। अब क्या है? स्लीडन तथा शॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। स्लीडन और शॉन ने बताया कि हमारे जितने सभी पौधे हैं, जितने सभी जंतु हैं, सभी क्या है? कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, अब क्या? 1855 में विर्चो ने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं अपनी जो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही क्या होती हैं? बनी होती हैं। ये किसने बताया? विर्चो ने बताया। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ? 1940 तक, मतलब कुछ दिन के बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई, जिससे जो कोशिका की हमारी जो जटिल संरचना थी उसको समझना बहुत आसान हो गया। जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने पाया कि हमारी जो कोशिका है कुछ अंदर से इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाएगा कि कार्क की कोशिकाओं में किसने देखा तो रॉबर्ट हुक ने देखा। और यदि पूछा जाएगा तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं की किसने खोज की तो आप ल्यूवेनहॉक बताएंगे। ठीक, और यदि पूछा जाएगा कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने करी थी तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और यदि पूछा जाएगा जीव द्रव्य नामक शब्द किसने दिया था तो पुरकिंजे ने दिया था।
और स्लीडन तथा स्वान ने क्या बताया था, सभी जो हमारे पौधे होते हैं, सभी जो जंतु होते हैं, सब कैसे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका सिद्धांत किसने दिया, स्लीडन तथा स्वान ने। ठीक, अब यदि क्या पूछा जाएगा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं, तो ये किसने दिया है, विर्चो ने दिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, हमें लगता है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी जो कोशिका होती है, इसके अनेक फॉर्म हो सकते हैं। ये क्या है, लाल रक्त की कोशिकाएं हैं। ये आपको देख रही होंगी कुछ गोल गोल की तरह दिखाई दे रही हैं। ये हमारी क्या हो गई, पेशी कोशिकाएं। ये सब कोशिकाएं हैं, लेकिन कोशिकाओं का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ये हमारी क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ये देखो ऐसे ब्रांच टाइप का निकला हुआ है, बीच में केंद्रक दिख रहा है और ये पतला में ऐसे ऐसे गया है, तो ये हमारी क्या हो गई, तंत्रिका कोशिका। और ये क्या हो गया, ये क्या है, शुक्राणु। ये किस में पाया जाते हैं, मेल में पाया जाता है। ये क्या हो गया, अंडाणु हो गए। ये किस में पाए जाते हैं, फीमेल में कोशिका पाई जाती है। और ये क्या हो गया, लाल रक्त कोशिका है, मतलब WBC हो गए। ठीक है, समझ में आया। तो हमारे जो सेल होते हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर में पाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो सेल होती हैं गोल होंगी, लंबी होंगी, पतली होंगी। वो अपना कार्य के अनुसार अपने आप को स्ट्रक्चर को क्या कर लेती हैं, ढाल लेती हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, इसमें देखो दिया गया है आकृति और कार्य। कोशिकाओं का आकार उनके कार्य के अनुरूप होता है। जैसे जो हमारा पीछे का जो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, जो मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी जो जाती है वो जोड़ने का कार्य करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। ये क्या करता है, हमारे जो संदेश को क्या कर देता है, इधर से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका जो होती है हमारे संदेश वाहक का कार्य करती है। ठीक है, अब क्या है, नंबर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, किसी में क्या होता है यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। मतलब कोई जंतु ऐसे होते हैं जिनमें से क्या होती है कि एक कोशिका पाया जाता है। यदि किसी में एक कोशिका पाया जाता है तो उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं, मतलब एक कोश की बोलते हैं। समझ में आया। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनमें क्या होती है, एक कोशिका होती है। ठीक है, और बहुकोश की क्या होता है, जैसे मल्टी सेलुलर। जैसे हमारे शरीर में क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और क्या होता है, कवक हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया, इनमें कैसी होती, मल्टी सेलुलर नंबर पे क्या होती, कोशिकाएं होती हैं। मतलब अधिक मात्रा में क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हमें नहीं लगता है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट करके बताइएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है तो कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है। कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, ये वाली है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो गई, तंत्रिका कोशिका, ये वाली। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। यदि पूछ दिया जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। मतलब जब सबसे लंबाई में अधिक पूछा जाए तब आप तंत्रिका कोशिका में बताओगे, और यदि आपसे सबसे बड़ी पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का द्वारपाल। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। क्या, कौन सी परत होती है, बाहरी परत होती है, जो क्या करती है, जो मतलब जो बाहरी घटक होते हैं, जो घटकों को बाहरी पर्यावरण से क्या करती है, अलग करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोशिका भित्ति, पौधों का कवच। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है, पौधों में ही पाई जाती है। ठीक है,
जो केवल पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, मतलब सेलुलर सेल नहीं पाई जाती है। संरचना सेल, ये जो हमारी कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज से बनी होती है और पौधों को क्या बनाती है, दृढ़ता, मतलब एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। इसका कार्य क्या होता है, कोशिकाओं को बिना फटे परिवर्तनीय माध्यम में जीवित रहने देना। ठीक है, मतलब कोशिकाओं को बिना फटे क्या होता है, इसको जीवित रहने में क्या कर देता है, मदद करता है। जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलिसिस, पानी की हानि पर आंतरिक पदार्थ का सिकुड़ना। जैसे पानी क्या होता है, हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जीव द्रव्य क्या होता है, कुंचन हो जाता है। समझ में आया। कोशिका भित्ति क्या करता है, पौधे का कवच के रूप में कार्य करता है। अब हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम लोग न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का निर्देशक, ये हमारा कुछ इस तरह से क्या दिखाई दे रहा है, केंद्रक दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, डीएनए और जीन है। ये क्या है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियर पोर्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, केंद्रक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का क्या होता है, एक स्तर होता है। जो हमारा केंद्रक होता है इसके चारों ओर एक दोहरे परत का क्या होता है, स्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इस केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे ये क्या हैं, छोटे छोटे क्या हैं, पोर्स हैं। क्या है, पोर्स होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा, मतलब इन पोर्स के द्वारा केंद्रक के अंदर का जो कोशिका द्रव होता है, मतलब यहाँ पे जो कोशिका द्रव है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, और क्या है, केंद्रक में हमारे जो ये जो हमारा न्यूक्लियर है इसमें क्या है, क्रोमोसोम होते हैं। जो क्रोमोसोम का कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय छड़ाकर दिखाई पड़ते हैं, छड़ के आकार के क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए के रूप में होती है। ठीक है, क्रोमोसोम कैसे किससे बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। जो हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं किससे बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की जो सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। ठीक है, और डीएनए को इसको क्या बोलते हैं, जीन भी बोलते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है, जो इस तरह से देखो यहाँ पे धागे के रूप में दिखाई दे रहा है। ये धागे की जो क्रोमैटिन होता है वो धागे की तरह की रचनाओं की तरह एक जाल का पिंड होता है। जब कभी कोशिका विभाजित होने वाली होती तब यह क्रोमोसोम में क्या होता है, संगठित हो जाता है। मतलब जब हमारी जो सेल होती है विभाजित होने वाली होती है तो क्या होता है, क्रोमोसोम के रूप में क्या होता है, बन जाता है। समझ में आया। और जो हमारा जो कोशिका होता है वो क्या होता है, जनन में क्या होता है, केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझाया। और जैसे कुछ हमारे जो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उन जीवों में जो कोशिका का केंद्रक होता है बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनको केंद्रक को स्पष्ट देख पाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है। यहाँ तक सबको समझ में आया। ये हमारा देखो हम बताते हैं दोबारा से, ये जो हमारा क्या है, ये एक क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक। केंद्रक के अंदर जो क्या होता है, यहाँ पे इसमें देखो यहाँ पे एक आपको धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है, ये धागे नुमा संरचना के रूप में क्या होता है, क्रोमैटिन पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है, क्रोमैटिन पदार्थ होता है। जब कभी कोशिका विभाजित होती है, जब हमारा जो सेल विभाजित होने वाला होता है तो ये क्या बन जाता है, क्रोमोसोम में इस तरह से धागा जो होता है बन जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा जो क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है, डीएनए और जीन के रूप में कार्य करता है और ये हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, जाता है। यहाँ तक समझ में आया। और इसी केंद्र में क्या होते हैं, एक ये क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। जो हमारे जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन पोर्स के माध्यम से जो केंद्र के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, ये कोशिका द्रव इन केंद्र के माध्यम से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया। जो हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, जो हमारा एक क्रोमोसोम मिलकर के बनता है, क्रोमोसोम किससे मिलकर के बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है,
डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इसका कार्य क्या है, यह हमारा केंद्रक है, इसका कार्य क्या है, यह कोशिका के कार्यों को क्या कर देता है, कंट्रोल करता है। सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दोहरी परत वाली केंद्रक झिल्ली होती है जिसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, मतलब पोर्स होते हैं। इसका क्रोमोसोम का निर्माण होता है, यह सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। डीएनए और जीन क्या होते हैं, इनमें आनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखेंगे। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसका आकार अत्यंत छोटा होता है, मतलब 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होता है। और जो 1 माइक्रोमीटर होता है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, इसका जो केंद्रक होता है वो अस्पष्ट होता है और झिल्ली रहित होता है। कैसा होता है, इसमें देखो केंद्रक आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा और झिल्ली रहित है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे हमारा बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है, 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इसका जो देखो इसमें जो फिगर है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका जो केंद्रक होता है सुस्पष्ट एवं झिल्ली युक्त होता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पादप और हमारी जंतु कोशिका, ये कैसी यूकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं, जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे हमारे बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, जैसे हमारे पादप और जंतु कोशिका। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव और परिवहन के बारे में। कुछ हमारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अंतर्द्रवी जालिका, मतलब स्मूथ ER। ठीक है, इसको ये जो इधर पे देख रहा है स्मूथ ER कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले ये हमारी क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। ये जो चारों तरफ से घिरी हुई ये हमारी क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ही हमें कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। इधर पे ये क्या है, चिकनी तरह से जो दिख रहा है इसको बोलते हैं चिकनी अंतर्द्रवी जालिका या स्मूथ ER/SR। ये स्मूथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें वसा और लिपिड का संश्लेषण होता है। ठीक है, वसा और लिपिड का निर्माण होने के कारण ये हमें चिकनी दिखाई देती है। ये क्या है, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। कुछ थैले के अनुसार आयताकार थैले दिख रहे हैं, अथवा ये गोल होती है, लंबी नलिका होती है, इनको क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। इनकी सतह खुरदरी क्यों होती हैं, क्योंकि यह इसमें राइबोसोम या प्रोटीन का संश्लेषण कार्य करती है। इसी वजह से इसकी जो सतह होती है कैसी होती है, खुरदरी होती है। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और ये हमारी क्या हो गई, कोशिका द्रव हो गया। इसके केंद्रक के चारों ओर क्या भरा होता है, कोशिका द्रव भरा रहता है। और ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे तो बीच बीच में जो दो पीला पीला जो दिख रहा है ये हमारा क्या हुआ, कोशिका द्रव हो गया। आया समझ में। ठीक है, जो हमारा जो चिकना की तरह दिखाई देगा, चिकनी की तरह, इसमें वसा का संश्लेषण होता है या लिपिड निर्माण होता है। और जो हमारा खुरदरी तरह का दिखाई देता है, यहाँ पे हमें क्या होता है, राइबोसोम उपस्थित होते हैं तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस वजह से इसकी जो सतह होती है कैसी होती है, खुरदरी होती है। समझ में आया। और जो हमारा कोशिका द्रव होता है ये क्या होता है, चारों तरफ इस तरह से क्या होता है, भरा रहता है। जो पीला पीला जो दिख रहा है ये क्या है, कोशिका द्रव है। समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या, गोल्जी उपकरण, पैकेजिंग और प्रेषण। इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, तो इसका जो कार्य होता है वो इसका कार्य होता है ER में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग। मतलब अंतर्द्रवी जालिका में जो बने पदार्थों को क्या कर देता है, ये संचयन करता है, रूपांतरण करता है और पैकेज करता है। लाइसोसोम का क्या कर देता है, निर्माण करता है। और सरल शर्करा से जटिल शर्करा का क्या कर देता है, निर्माण करता है। ये किसका कार्य हो गया, गोल्जी उपकरण का। इसके क्या है, खोजकर्ता का नाम जरूर याद करना है, कैमिलो गोल्जी। लाइसोसोम होता है कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला क्या है, तंत्र है। मतलब इसका कार्य क्या हो गया, जो हमारे बाहरी पदार्थ होते हैं वो कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को क्या कर देता है, पाचित करता है और कोशिका को क्या कर देता है, साफ कर देता है। ठीक है, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, जो हमारे कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी जो पदार्थ होते हैं, बैक्टीरिया अथवा भोजन अथवा पुराने, जो लाइसोसोम में क्या होते हैं, चले जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। लाइसोसोम में क्या होती है, बहुत अधिक
मतलब पावरफुल क्या होते हैं, एक पाचनकारी एंजाइम होता है जो क्या कर देता है, जटिल पदार्थों को, मतलब जो कॉम्प्लेक्स जो पदार्थ होते हैं उनको इजी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसी पदार्थों में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। समझ में आया। लाइसोसोम को क्या कर देते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, फटने पर क्या कर देते हैं, अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। इसका कार्य क्या होता है, अपशिष्ट निपटान करना होता है। समझ में आया। जैसे बैक्टीरिया वगैरह होता है या फिर कोशिका में जैसे कुछ टूट फूट हो जाती है तो क्या कर देता है, उन सब चीज़ों को ये पाचित करके कोशिका को साफ कर देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर भी कहते हैं। इसका नाम इसकी ऊर्जा को क्या बोलते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है। इनका अपना डीएनए और राइबोसोम खुद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका का क्या होता है, बिजली घर होता है। क्या होता है, बिजली घर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है, दोहरी झिल्ली की बनी होती है। दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली कैसी होती है, छिद्रित होती है, जिसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। भीतरी झिल्ली क्या होती है, बहुत अधिक वलित होती है। ठीक है। ये क्या कर देते हैं, एटीपी के रूप में क्या कर देते हैं, अपनी ऊर्जा को संचयन करते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसलिए इसको क्या कर देते हैं, बिजली घर भी बोलते हैं। ये जो हमारा प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड क्या होता है, केवल क्या होते हैं, पौधों में उपस्थित होते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित पाया जाता है। ये क्या, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, रंगीन प्लास्टिड, और दूसरा क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट, अर्थात श्वेत, मतलब ये मतलब सफ़ेद होता है या फिर इसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट में क्या होते हैं, क्लोरोफिल वर्धक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसके लिए आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए इसे क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट का क्या होता है, इसमें से स्टार्च और तेल और प्रोटीन का क्या कर देता है, प्राथमिक क्या पदार्थों का क्या कर देता है, संचयन करता है। समझ में आया। ये किस में पाया जाता है, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में। ठीक है।